Okay guys, in this video we will be discussing Bohr's atomic theory। उससे पहले हमने in the previous video we saw the Rutherford's atomic model, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स थे, बट बोहर ने उसको क्या किया, ओवरकम करने की कोशिश की है, ठीक है। एंड अब उसके अंदर हम पहले इस बॉक्स को देख लेते हैं जिसके अंदर समराइज़ हुआ हुआ है कि बॉक्स पहले रदरफोर्ड ने क्या किया और इसके बाद बोहर ने किस तरह से उसको ऐसे क्या पॉइंट्स थे जिसके ऊपर उसने क्या किया, उसको काउंटर करने की कोशिश की, ठीक है। अब क्या था कि बेसिकली रदरफोर्ड एक फ़र्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एटम का एटॉमिक मॉडल दिया, ठीक है, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल दिया। उसने ये कहा था कि पॉजिटिव चार्जेस हमारे पास और मोस्ट ऑफ द मास कहाँ पे होता है, इन द न्यूक्लियस, ठीक है। और उसके अराउंड क्या होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स, जो सर्कुलर पाथ्स हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन क्या था कि ये तो ठीक है, ये बातें उसकी ठीक थी, ठीक है, वो अनचैलेंज थी जो उसने सजेशंस दी, ठीक है। बट क्या था कि उसका जो मॉडल था रदरफोर्ड का, इट couldn't एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम और लाइन स्पेक्ट्रम क्यों ऑब्टेन हुआ, उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, किसको, स्टेबिलिटी को और लाइन स्पेक्ट्रम को, ठीक है। तो फिर बोहर ने क्या किया कि बोहर ने मैक्स प्लैंक ने जो एक दी थी थेरी, दैट वाज क्वांटम थेरी ऑफ रेडिएशन, उसको उसने यूज़ किया टू लीप ओवर दिस डिफ़िकल्टी, ठीक है। और फिर उसने डिफ़ाइन किया और उसने ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो उसने अपने थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन किए कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली वो किस में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, वो ऑर्बिट्स में जो रिवॉल्व करेंगे उनकी फ़िक्स्ड एनर्जी होती है, जिसकी वजह से हम इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल कह रहे होते हैं, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट था एंड सेकंड पॉइंट इज़ दैट के इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं करते एनर्जी को, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास ऑर्बिट के अंदर, तो डज़ नॉट एमिट एनर्जी, ठीक है, जिसकी वजह से था ना हमारे पास रदरफोर्ड के अंदर कि रदरफोर्ड के ड्रॉबैक में क्या था, डिफेक्ट में, कि अगर कि उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट कर रहे होंगे। जब वो कंटिन्यूसली एमिट कर रहे होते हैं तो क्या होगा कि डेफिनेटली वो और ज़्यादा करीब शिफ्ट होते चले जाते हैं न्यूक्लियस के और क्लोज़र आ जाएंगे, ठीक है। और जो ऑर्बिट है वो स्मॉल होता चला जाएगा, होता जाएगा और वो कोलैप्स कर जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो और ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि क्योंकि वो एनर्जी को कंटिन्यूसली एमिट कर रहे होते तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए था, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हुआ। तो इसी चीज़ को बोहर ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट करते हो, बल्कि वो एमिट करते ही नहीं है एनर्जी को, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जिस शेल में प्रेजेंट है, जिस ऑर्बिट के अंदर वो जिस एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है, ठीक है, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल में, तो वो क्या होता है, वो उधर ही रहेंगे जब तक कि किसी एनर्जी को ना एब्जॉर्ब करें ना एमिट करें, ठीक है। और क्या होगा कि तो फिर इसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा स्पेक्ट्रम आएगा, डेफिनेटली जब वो एनर्जी को कंटिन्यूसली एमिट नहीं कर रहा तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं ऑब्टेन होगा, बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम ही आएगा, ठीक है। तो एक तो बताया कि वो बोहर ने क्या एक्सप्लेन किया कि वो स्टेबल हैं, इट मीन्स कि एनर्जी को एमिट नहीं करते रहते ऐसे, ठीक है। और जो क्योंकि वो स्टेबल है इसकी वजह से लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं ऑब्टेन होता क्योंकि वो कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट नहीं कर रहे, ठीक है। सो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एंड अब क्या बताया कि यहाँ पे 1913 के अंदर बेसिकली नाइल बोहर ने ये अपना एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। और बिल्कुल उसी तरह से ही था जैसे कि रदरफोर्ड का मॉडल था, उससे कंसिस्टेंट था बेसिकली, इट मीन्स के बिल्कुल वही उन बातों को वो फॉलो कर रहा था जो कि रदरफोर्ड के मॉडल ने एक्सप्लेन की थी। बट क्या था कि इसमें एडिशनल थिंग ये थी कि उसने जो लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ था हाइड्रोजन एटम का, उसको भी इसने एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब मेन पोस्टुलेट्स क्या थे बोहर के एटॉमिक थ्योरी के, वो ये थे कि नंबर वन वही कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास किस में वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर, और उन ऑर्बिट्स की फिक्स एनर्जी होती है, इस वजह से ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी कितनी होगी, उनकी एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है, कि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है उतनी उसकी एनर्जी होगी, ठीक है। जैसे कि द फार्दर द इलेक्ट्रॉन इज़ फ्रॉम द न्यूक्लियस द मोर एनर्जी इट हैज़, ठीक है, जितना ज़्यादा दूर होता जाएगा एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतनी ज़्यादा उसके पास एनर्जी होगी, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या था कि ओके, सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, नंबर वन में हमारे पास पता चलता है हमें फिक्स्ड एनर्जी, राइट, और जिसको हमने क्या कहा, एनर्जी लेवल,
ठीक है। फिर सेकेंडली हमने देखा कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। डिस्टेंस जितना ज़्यादा होता जा रहा है उतनी ही एनर्जीज़ की ज़्यादा होती जा रही है। ठीक है। थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स किस में रिवॉल्व करेंगे, ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन क्या है, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच बाई ऑफ द एच बाई टू पाई। ठीक है। वेयर द एच इज़ अ प्लैंक्स कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 6.626 10⁻³ जॉल सेकेंड। ठीक है। इट मीन्स के इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ और सिर्फ उसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल होगा, वो मोमेंटम इक्वल होगा एन एच बाई टू पाई के। ठीक है। एन क्या है हमारे पास, ये इंटेग्रल मल्टीपल। ठीक है। इंटेग्रल मल्टीपल मीन्स ये एन, इट मीन्स कि ये जो हमारे पास शेल्स हैं N1 N2 N3 N4। ठीक है। तो एन एच बाई टू पाई बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये एच है बेसिकली प्लैंक्स कांस्टेंट एंड इसकी एक वैल्यू है हमारे पास, फिक्स वैल्यू है, दैट इज 6.626 10⁻³ जॉल सेकेंड एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद कर लें कि प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है और इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है। सो इस पॉइंट में हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन्स उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होंगे जिनकी एंगुलर मोमेंटम कितनी होगी, एन एच बाई टू पाई की इक्वल होगी। ठीक है। इंटेग्रल मल्टीपल होगी ऑफ द एच बाई टू पाई, राइट। एंड फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज़ कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कि न्यूक्लियस है हमारे पास। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स जब भी क्या करते हैं, जंप करते हैं हमारे पास किसी लो एनर्जी ऑर्बिट से कहाँ पे जाएंगे, हाई एनर्जी ऑर्बिट की तरफ जाएंगे। ठीक है। लो से हाई की तरफ जा रहे होते हैं तो उससे क्या होगा कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या करते हैं कि लो एनर्जी ऑर्बिट के अंदर आके शिफ्ट होंगे तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि वो एनर्जी को एमिट कर रहे होते हैं। ठीक है। जब एनर्जी एमिट करेंगे तो वापस आ जाएंगे अपने लो एनर्जी ऑर्बिट में, क्योंकि हमने बताया था, पढ़ा था कि जो हाई एनर्जी ऑर्बिट है उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितना दूर होता जाएगा न्यूक्लियस से उतना ज़्यादा उसके पास एनर्जी होगी। ठीक है। तो इस तरह से अगर जब वो हाई की तरफ जंप करेगा तो एनर्जी इसको बेसिकली एब्जॉर्ब करनी होगी ताकि वो उधर दूर जाए। ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट हमारे पास ये है कि अब ये जो एनर्जी एमिट हुई है वो किसके इक्वल है, तो बेसिकली जो एनर्जी एमिट हुई है, एनर्जी एमिटेड, वो किसके इक्वल होती है कि उस शेल के डिफरेंस पे डिपेंड करता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके आया होता है और जिस शेल में आया होता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास था दिस। ठीक है। ये न्यूक्लियस है फॉर एग्जांपल एंड इफ़ दिस इज़ E1 एंड दिस इज़ E2 एंड अगर हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे गया, अगर मैंने कहा कि एनर्जी हम एमिट की बात कर रहे हैं ना, तो वो अगर यहाँ से आया हाई से लो की तरफ तो एनर्जी एमिट हो गई होगी। ठीक है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि डेल्टा E इक्वल्स टू कहाँ से आया था, इस E2 शेल से, तो E2 माइनस किस में आया, E1 के अंदर, तो कितनी एनर्जी एमिट हुई, E2 माइनस E1। सो हम इस तरह से देखेंगे इसके अंदर। ठीक है। सो हमें पता चल गया कि कितनी वैल्यू होगी। और फिक्स एनर्जी हमें पता है कि फ़िक्स एनर्जी होती है हर ऑर्बिट की, तो इस वजह से हमें पता होगा कि E2 की इतनी वैल्यू, इतनी एनर्जी है, E1 की इतनी एनर्जी है। हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी एनर्जी एमिट हुई। सही है। सो डेल्टा E इज़ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनी टू ऑर्बिट्स विद द एनर्जीज E1 एंड E2। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एनर्जी एमिट्स, ओके, एटम एमिट्स एनर्जी जब वो न्यूक्लियस से करीब किसी शेल में जाएगा। ठीक है। और यहाँ से अगर हाई एनर्जी शेल में आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब्स एनर्जी। दिस इज़ E1, दिस इज़ E2 और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बता दूँगी कि किस तरह से सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज हम करेंगे। ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।